हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे निवोस आईजीसी के एलिमेंट 3.8 के बारे में, जो कि है इमरजेंसी प्रोसीजर एंड फर्स्ट एड। इस एलिमेंट्स में हम लोग जानेंगे कि आपातकालीन की प्रक्रियाएं जो है कि क्या होती हैं, उसके क्या बेनिफिट्स हैं, इमरजेंसी प्रोसीजर ऑर्गेनाइजेशन के पास क्यों होनी चाहिए। आगे हम लोग जानेंगे कि फर्स्ट एड अरेंजमेंट्स क्या होता है, फर्स्ट एड क्यों जरूरी है, एक फर्स्ट एडर के पास क्या क्वालिटी होनी चाहिए। क्लियर है? तो चलिएगा इस वीडियो को शुरू करते हैं। मेरा नाम है शत्रुघ्न कुशवाहा, आई एम एचएससी ट्रेनर। और सबसे पहले जानते हैं इमरजेंसी अरेंजमेंट्स के बारे में। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को जो है कि सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जो है कि जरूर शेयर करिए। अगर आपका कोई भी फ्रेंड निवोस आईजीसी से संबंधित तैयारी कर रहा है तो अगर वो इस चैनल्स के जो प्लेलिस्ट है निवोस आईजीसी का, अगर उसको वॉच करता है तो उसमें काफ़ी जो है कि उसको मदद मिलेगी। मैक्सिमम बच्चे जो निवोस आईजीसी के एग्जाम में फेल हो जाते हैं, उसका वजह ये होता है कि निवोस आईजीसी ये क्लासेस 10 to 15 डेज चलती हैं और उसमें बच्चे अच्छे से समझ नहीं पाते हैं। तो अगर आप अपना क्लास शुरू करने से पहले, चाहे आप किसी भी लर्निंग पार्टनर से निवोस आईजीसी का रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं, उसके पहले अगर आप एक बार सिलेबस को पूरे अच्छे तरीके से पढ़ लेते हैं, वॉच कर लेते हैं, तो आपके पासिंग की संभावनाएं जो है कि ज़्यादा रहेंगी। तो चलिए गाइस, सबसे पहले जानते हैं इमरजेंसी प्रोसीजर के बारे में। और सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि नीड क्या है, इमरजेंसी प्रोसीजर की आवश्यकता जो है कि क्यों पड़ती है, क्यों अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में इमरजेंसी प्रोसीजर होना ही होना चाहिए, यानी कि मस्ट है जो है कि होना। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं द नीड फॉर इमरजेंसी प्रोसीजर। तो देखिए दिया हुआ है, डिस्पाइट ऑल द कंट्रोल दैट कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इनटू एन ऑर्गेनाइजेशन थिंग्स कैन स्टिल गो रॉन्ग। बोल रहा है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी संगठन में, किसी भी संस्था में, या फिर बोले तो किसी भी कंपनी में सभी कंट्रोल मेजर्स के बाद भी, सभी कंट्रोल मेजर इंप्लीमेंट करने के बाद भी, सभी कंट्रोल मेजर लगाने के बाद भी चीजें जो है कि गलत हो जाती हैं। एक्सीडेंट एंड इंसिडेंट डू हैपन, एक्सीडेंट और इंसिडेंट जो है कि होते रहते हैं, घटनाएं और दुर्घटनाएं होती रहती हैं। व्हेन दे डू, it is critical that the organization has emergency procedure that can be brought into effect without delay। बोल रहा है कि जब कभी भी ऐसा होता है, इट इज क्रिटिकल दैट द ऑर्गेनाइजेशन हैज इमरजेंसी प्रोसीजर। तो यह बहुत ही जरूरी है, क्रिटिकल है कि ऑर्गेनाइजेशन के पास अपना जो है कि क्या हो, इमरजेंसी प्रोसीजर हो, दैट कैन बी ब्रॉट इनटू इफेक्ट विदाउट डिले, जिसको बिना देरी किए हुए प्रभाव में जो है कि लाया जा सके। यानी कि जब कभी भी इंसिडेंट या एक्सीडेंट हो रहे हैं तो ऑर्गेनाइजेशन के पास जो है कि इमरजेंसी प्रोसीजर होना चाहिए, जिससे बिना किसी देरी के तुरंत प्रभाव में लाया जा सके। अदरवाइज देयर विल बी पुअर और इनएप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स, अन्यथा जो है कि क्या होगा, पुअर या इनएप्रोप्रिएट इमरजेंसी रिस्पॉन्स होगा। यानी कि अगर ऑर्गेनाइजेशन के पास इमरजेंसी प्रोसीजर नहीं है तो लोग जो है कि क्या करेंगे, पुअर और इनएप्रोप्रिएट इमरजेंसी रिस्पॉन्स करेंगे। आपातकालीन में जो है कि जो रिस्पॉन्स करेंगे, जो प्रतिक्रिया देंगे, वो पुअर रहेगा या फिर इनएप्रोप्रिएट रहेगा, अनुचित रहेगा, वो एप्रोप्रिएट नहीं होगा, उचित नहीं होगा। दैट मेक्स थिंग्स वर्स रेदर देन बेटर, जो कि यहाँ पे इमरजेंसी रिस्पॉन्स जो है कि पुअर लिया गया, तो इसके वजह से चीजें जो है कि बेहतर होने के बजाय बदतर जो है कि हो जाएंगी। क्लियर है? एक बार और देखते हैं। देखिए दिया हुआ है कि ऑर्गेनाइजेशन में इमरजेंसी प्रोसीजर की आवश्यकता क्यों है। तो ऑर्गेनाइजेशन में बताया है यहाँ पे कि सभी कंट्रोल मेजर लगाने के बावजूद भी इंसिडेंट या एक्सीडेंट होते रहते हैं, और इसीलिए जो है कि इस एक्सीडेंट या इंसिडेंट से निपटने के लिए ऑर्गेनाइजेशन के पास जो है कि ऑर्गेनाइजेशन के पास जो है कि इमरजेंसी अरेंजमेंट्स होने चाहिए। क्लियर है? क्योंकि अगर ऑर्गेनाइजेशन के पास इमरजेंसी अरेंजमेंट्स नहीं रहेंगे तो लोग जो है कि इमरजेंसी प्रोसीजर के अभाव में जो है कि जो रिस्पॉन्स लेंगे वो इनएप्रोप्रिएट रहेगा, जिससे चीजें बेहतर होने के बजाय जो है कि और बदतर हो जाएंगी। क्लियर है? बेहतर से बदतर का मतलब क्या हुआ, जैसे मान के चलिए कि आप किसी ऊंचाई पे हैं और वहां पे आग लगा हुआ, और नीचे कहीं पे आग लगा हुआ है, या फिर उस वर्क प्लेस पे आग लगा हुआ है, और आप जो है कि आग को देख करके और तुरंत कूद गए और अपना हाथ पैर तोड़ लिए जो है कि आप, तो उस एवज में क्या होगा। लेकिन अगर आपको इमरजेंसी प्रोसीजर बताया गया रहेगा, इमरजेंसी प्रोसीजर अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में एग्जिस्ट करता है तो आपको बताया गया रहेगा कि कैसे आपको वहां से जो है कि क्या करना है, निकलना है, या फिर क्या एक्शन जो है कि आपको लेना है। क्लियर है? तो अगर इमरजेंसी प्रोसीजर नहीं रहेंगी तो चीजें बदतर हो जाएंगी बेहतर के बजाय। नेक्स्ट दिया हुआ है कि कुछ ऐसे फोर्सेबल इवेंट्स हैं जो कि हर ऑर्गेनाइजेशन में होते रहते हैं। तो देखिए दिया हुआ है
कि फायर हो सकता है, बॉम्ब थ्रेट हो सकता है, स्पिलेज ऑफ हजार्डस केमिकल्स है, रिलीज ऑफ टॉक्सिक गैस रिलीज हो सकता है, मौसम खराब हो सकता है, मल्टीपल कैजुअलिटी एक्सीडेंट हो सकते हैं, टेररिस्ट या फिर सिक्योरिटी एक्सीडेंट भी जो है कि हो सकते हैं। क्लियर है ना। इसलिए आप देखिए जो भी गवर्नमेंट्स के जो भी रिफाइनरियाँ वगैरह होती हैं वहाँ पे आप देखते होंगे जो है कि सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स वाले रहते हैं, CISF वाले जो है कि जवान वहाँ पे अपनी सेवा जो है कि दे रहे होते हैं। क्लियर है ना। तो नेक्स्ट हम लोग जो है कि देखेंगे कि इमरजेंसी प्रोसीजर में जो है कि क्या क्या अरेंजमेंट्स होनी चाहिए, यानी कि जब कभी भी कोई ऑर्गेनाइजेशन इमरजेंसी प्रोसीजर जो है कि डेवलप कर रहा है तो उन्हें किन किन चीज़ों का ध्यान जो है कि रखना चाहिए। तो देखिए दिया हुआ है कि जब भी आप इमरजेंसी प्रोसीजर का अरेंजमेंट्स करेंगे, यानी कि आपातकालीन प्रक्रियाओं की जो आप अरेंजमेंट्स करेंगे, उनमें सबसे पहला जो रहेगा वो रहेगा द फोर्सेबल इमरजेंसीज, यानी कि इस ऑर्गेनाइजेशन में, जिस ऑर्गेनाइजेशन के लिए आप इमरजेंसी प्रोसीजर बना रहे हैं, उसकी फोर्सेबल इमरजेंसीज क्या क्या है, यानी कि उसकी जो संभावित दुर्घटनाएं हैं वो कौन कौन सी हैं। क्लियर है ना। इसको हम लोग ऐसे समझे तो जैसे मान के चलिए कि एक कोई कंपनी है जो सिविल का काम करती है, रोड बनाती है, तो मिट्टी का जो है कि वो रोड बनाती है कच्चा, ठीक है। तो अब वहां पे जो है कि मान चलिए कि यूपी बिहार के आसपास में है, वो कहीं पे ऐसे जगह पे बना रही है, तो वहां पे अचानक से जो है कि कोई केमिकल स्पिलेज देखने को नहीं मिलने वाला है यहाँ पे, लेकिन वही कोई जो है कोई कंपनी है जो कि काम कर रही है जहाँ पे जो है कि आसपास में रिफाइनरी है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, तो वहाँ पे उसको केमिकल स्पिलेज देखने को मिल सकता है। कोई कंपनी है जो ट्रांसपोर्ट का काम कर रही है, तो वहाँ पे जो है केमिकल स्पिलेज देखने को मिल सकता है। यानी कि दुनिया में जितने भी एक्सीडेंट होते हैं तो एक कंपनी उन सारे चीज़ों का तो व्यवस्था करेगी नहीं कि उससे निपटने के लिए हम व्यवस्था कर लें। यानी कि इस कंपनी में, इस ऑर्गेनाइजेशन में जो ये ऑर्गेनाइजेशन काम करता है, उस काम को देखते हुए, उस लोकेशन को देखते हुए क्या दुर्घटनाएं हो सकती हैं, उन सभी का जो है कि हम लोग सूची बनाएंगे कि कौन कौन से फोर्सेबल इमरजेंसीज हो सकते हैं, कौन सी आपातकाल की घटनाएं जो है कि हो सकती हैं। क्लियर है ना। जैसे अभी जैसे मान के चलिए कि कोई भी ऐसा त्यौहार रहता है, या फिर जो है कि मान के चलिए कोई बड़ा त्यौहार है, या फिर जो है कि 15 अगस्त रहता है अपने इंडिया में, या 26 जनवरी है, तो उस समय जो है कि आप देखते होंगे रेलवे स्टेशन पे, जो बड़े बड़े रेलवे स्टेशन होते होंगे, वहाँ पे सुरक्षा के इंतजाम जो है कि कड़े कर दिए जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि कहीं ना कहीं आइडेंटिफाई किया जाता है कि कहीं हो सकता है कि इस अवसर पे जो देश के जो भी धरोहर हैं वहाँ पे जो है कि क्या हो जाए, कोई टेररिस्ट एक्टिविटी हो जाए, तो उसको आइडेंटिफाई किया जाता है। अब ऐसा नहीं है कि 15 अगस्त और 26 जनवरी हो तो आपके गांव में जो है कि सुरक्षा बढ़ा दी जाए। ऐसा हुआ है कभी? ऐसा बहुत कम हुआ रहेगा जो है कि, या फिर ना के बराबर हुआ रहेगा। क्लियर है ना। यानी कि ये प्लान किया जाता है, ये सोचा जाता है कि हाँ ये संभावित दुर्घटना जो है कि हो सकती है कि नहीं हो सकती है और कहाँ हो सकती है। तो उसी तरह से यहाँ पे जो है कि आपको ये देखना है कि कौन कौन से एक्सीडेंट या इंसिडेंट हमारे ऑर्गेनाइजेशन में हो सकते हैं, तभी तो आप उनके लिए जो है कि आप इमरजेंसी प्रोसीजर बनाएंगे। जो भी इमरजेंसी प्रोसीजर, जो फायर के लिए जो इमरजेंसी प्रोसीजर है वो केमिकल स्पिलेज के लिए नहीं है। फायर का इमरजेंसी प्रोसीजर अलग होगा और जो है कि केमिकल स्पिलेज का इमरजेंसी प्रोसीजर जो है कि अलग होगा। क्लियर है। तो देखिए इसमें पहला है फोर्सेबल इमरजेंसी, यानी कि लिस्ट आपको बनाना है कि कौन कौन सी दुर्घटनाएं हो सकती हैं, संभावना किसकी है। नेक्स्ट है प्रोसीजर फॉर रेजिंग द अलार्म। अलार्म को बजाने के लिए, रेज करने के लिए क्या प्रोसीजर है ऑर्गेनाइजेशन में। क्लियर है ना। अगर किसी को मालूम चलता है कि ये दुर्घटना है, ये इमरजेंसी हो गई है या फिर उसकी स्थिति उत्पन्न हो गई है, तो कैसे जो है कि अलार्म को बजाया जाएगा, ऑटोमेटिक कोई व्यवस्था है या फिर जो भी अरेंजमेंट्स हैं। नेक्स्ट है प्रोसीजर टू बी फॉलोड, और कौन से प्रोसीजर को फॉलो किया जाएगा। जैसे कि मैंने बताया कि अगर फायर होता है तो उसका नॉर्मली प्रोसीजर क्या है कि हम जो है कि अगर हम देखते हैं कि फायर हुआ है तो हम जो भी MCP है या फिर जो भी उसका अलार्म है उसको रेज करेंगे, और जो नियरेस्ट हमारा जो है कि एग्जिट पॉइंट है उसको देखते हुए या फिर जो है कि हम असेंबली पॉइंट पे जो है कि चले जाएंगे। क्लियर है ना। ये जो है कि फायर का एक जनरल मतलब, बहुत डिटेल में नहीं, एक मान चलिए एक बिल्डिंग में मैं आपको बता रहा हूँ, या बिल्डिंग में है, आप जो है क्या करेंगे, नियरेस्ट जो है कि एग्जिट रूट को देखते हुए या फिर जो है कि आप असेंबली पॉइंट तक पहुंचेंगे। वहीं जो है कि मान के चलिए कि आप किसी बिल्डिंग में हैं और बाहर से बम थ्रेट होने लगे, कोई बम फेंकने लगे, तो आप क्या करेंगे, उस एवज में जो है कि आप बिल्डिंग के आउटर वाल को छोड़ करके इनर वाल में छिपेंगे।
यानी कि 10 रूम है ऐसे लाइन से, तो आप बीच के 4 वाले कमरे में छुपेंगे जो है कि, क्योंकि दोनों तरफ से जो है कि क्या हो रहा है, अगर कोई बम फेंक रहा है तो यानी कि आप ये देख रहे हैं कि प्रोसीजर दोनों में क्या है, डिफरेंट है। तो अगर आप यहाँ पे लिस्ट पहले बना लेंगे, फिर प्रोसीजर अलार्म आपको कैसे बजाना है, और तीसरा है कि कौन से प्रोसीजर को फॉलो किया जाएगा। तो अलग अलग इमरजेंसियों में अलग अलग प्रोसीजर्स को हमको फॉलो करने होते हैं। सुटेबल इमरजेंसी इक्विपमेंट्स क्या क्या है, इसकी व्यवस्था होनी चाहिए। रिस्पॉन्सिबल स्टाफ क्या है, यानी कि इमरजेंसी के दौरान लोगों का जो मुख्य उनका जो ऑपरेशनल ड्यूटी है उसको छोड़ करके उनका और कौन सा ड्यूटी है और कौन सा रोल उनको दिया गया है, उनकी जो है कि नियुक्ति होगी। जो भी रिस्पॉन्सिबल स्टाफ्स हैं, यानी कि कौन एज ए फर्स्ट एडर है, कौन जो है कि एज ए फायर वॉचर है, कौन जो है कि इमरजेंसी के समय में जो है कि कांटेक्ट करने वाला है इमरजेंसी सिस्टम्स को, ये सारी चीज़ें। डीलिंग विद द मीडिया, मीडिया के साथ कौन डील करेगा, जो है कि मीडिया के जब भी कभी भी एक्सीडेंट या इंसिडेंट होते हैं तो वो मीडिया के ध्यान को अट्रैक्ट करते हैं ऑर्गेनाइजेशन की तरफ। तो ऐसा कोई व्यक्ति होना चाहिए जो कि मीडिया का जो है कि क्वेश्चन का क्या कर सके, जवाब दे सके। तो आप देखिए जो है कि आप कभी भी ऐसा देखते होंगे पॉलिटिक्स में, कुछ ऐसा घटना होता होगा या फिर कोई चुनाव हारता होगा, तो जब भी जो उनके नेता होंगे उनसे पूछा जाता होगा तो लोग बताते हैं कि उनके प्रवक्ता जो है कि बताएंगे, या फिर प्रवक्ता जो है कि पहले ही आकर के उस चीज़ों को बताता है। तो उसी तरह से जो है कि ऑर्गेनाइजेशन में लोग होते हैं जो कि मीडिया के क्वेश्चन को जो है कि मीडिया ब्रीफिंग को जो है कि देते हैं। नेक्स्ट है कॉन्टेक्टिंग इमरजेंसी सर्विसेज, इमरजेंसी सर्विसेज को जो है कि कैसे कॉन्टेक्ट किया जाएगा, क्लियर है। तो ये जो है कि इमरजेंसी प्रोसीजर अरेंजमेंट्स हैं। इसमें आगे देखिए दिया हुआ है इमरजेंसी प्रोसीजर अरेंजमेंट्स में ही हम लोग देखेंगे। इसमें देखिए दिया हुआ है द ऑर्गेनाइजेशन नीड टू अरेंज, ऑर्गेनाइजेशन को क्या अरेंज करना चाहिए, कम्युनिकेशन इक्विपमेंट, किससे जो है कम्युनिकेट किया जाएगा, लैंडलाइन या मोबाइल्स, ठीक है। कॉन्टेक्ट डिटेल जो है कि प्रदान करनी चाहिए, जो भी नेशनल एंड लोकल नंबर्स हैं, जो भी रिस्पॉन्सिबल इंडिविजुअल्स हैं उनके विथ नेसेसरी इंफॉर्मेशन, क्लियर है ना। बोल रहा है कि जो भी रिस्पॉन्सिबल इंडिविजुअल्स हैं उनका जो है कि उनको कॉन्टेक्ट डिटेल प्रदान किया जाना चाहिए, नेशनल लोकल नंबर्स प्रदान किए जाने चाहिए, या फिर कोई और व्यक्ति है जिसको कॉन्टेक्ट किया जाना है इमरजेंसी में, उसका भी डिटेल इन्हें जो है कि प्रदान किया जाना चाहिए, ताकि ऑर्गेनाइजेशन में जब कभी भी ऐसी आपातकाल की स्थिति हो तो लोग तुरंत उसको जो है कि कॉन्टेक्ट कर सकें, क्लियर है। आगे जो है कि हम लोग देखेंगे कि इमरजेंसी प्रोसीजर में ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग का जो है कि क्या रोल है। तो इमरजेंसी प्रोसीजर में आपातकालीन प्रक्रिया में ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग की जो है कि बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। तो सबसे पहले देखिए दिया हुआ है, हम लोग जानते हैं ट्रेनिंग, वर्कर विल ओनली नो व्हाट टू डू व्हेन दिस वेरियस इमरजेंसी अक्वायर इफ दे हैव बीन प्रोवाइडेड विद इंफॉर्मेशन एंड ट्रेनिंग। बोल रहा है कि वर्कर जो है कि तभी जान पाएंगे कि एक्चुअली में उनको क्या करना है जब कभी भी ऐसी वेरियस इमरजेंसी होती है, अगर हम लोगों ने उन्हें जो है कि प्रॉपर इंफॉर्मेशन और ट्रेनिंग जो है कि दिया हुआ है। वर्कर को कैसे मालूम रहेगा कि क्या एक्शन लेना है, तो जब आप उन्हें इंफॉर्मेशन और ट्रेनिंग दिए रहेंगे तो ही उन्हें मालूम रहेगा कि ऐसी घटना उत्पन्न होने पे उन्हें क्या करना है। एनी नॉमिनेटेड इंडिविजुअल विल रिक्वायर एडिशनल ट्रेनिंग, अगर जो कोई नॉमिनेटेड इंडिविजुअल है जिसका कोई एडिशनल रोल है, ठीक है, तो उसको जो है कि अलग से ट्रेनिंग जो है कि प्रदान करना रहेगा। देयर रोल इन द इमरजेंसी, की इमरजेंसी में उसका क्या रोल है, सेफ हैंडलिंग ऑफ एनी इक्विपमेंट, उसके रोल को निभाते समय उसका जो रोल है उसको करते समय उसको किसी भी इक्विपमेंट की आवश्यकता है तो उसको कैसे हैंडल करना है उसकी भी ट्रेनिंग उसको दी जानी चाहिए। अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको इंडिविजुअल को नॉमिनेट किया गया है, तो जैसे मान लीजिए किसी को फर्स्ट एडर बना दिया गया, तो उसको मालूम होना चाहिए ना कि उसका इमरजेंसी के समय में क्या रोल है और कैसे जो है कि बैंडेज करना है, कैसे उसको जो है कि और भी जो फर्स्ट एड के इक्विपमेंट है यूज करना है उसको मालूम होना चाहिए। उसी तरह से मान लीजिए कोई फायर वॉचर है या फिर जो है कि फायर मार्शल है, वो उसको स्काबा पहनना है जब फायर के दौरान, तो अब उसको मालूम ही ना हो कि इसको कैसे पहनना है, कितने देर का ये चल सकता है, तो ये सारी चीज़ें जो है कि उसको मालूम होनी चाहिए। नेक्स्ट है इमरजेंसी प्रोसीजर शुड बी प्रैक्टिसाइज्ड टू इंश्योर दैट द पीपुल आर फेमिलियर विद द एक्शन दे माइट बी एक्सपेक्टेड टू टेक। बोल रहा है कि इमरजेंसी प्रोसीजर को जो है कि प्रैक्टिसाइड किया जाना चाहिए, इसका अभ्यास किया जाना चाहिए, यह सुनिश्चित करने के लिए कि लोग उस एक्शन से जो है कि फेमिलियर हैं जो हम उनसे करने की जो है कि क्या अपेक्षा रखते हैं। क्लियर है। इमरजेंसी प्रोसीजर को जो है कि प्रैक्टिसाइड किया जाना चाहिए यह सुनिश्चित करने के लिए ताकि लोग उस एक्शन से फेमिलियर हैं, परिचित हैं, जिस एक्शन को हम लेने की उनसे अपेक्षा करते हैं। जैसे कि
मान के चलिए कि फायर हो रहा है किसी ऑर्गेनाइजेशन में, तो लोग क्या अपेक्षा करेंगे, जो भी एम्प्लॉयर है, ऑर्गेनाइजेशन है, जो भी सेफ्टी मैनेजर है, फायर ऑफिसर है, वो क्या एक्सपेक्ट करेगा कि जैसे ही फायर हो रहा है सभी वर्कर जो है कि असेंबली पॉइंट पे आकर के जो है कि क्या हो जाए, खड़े हो जाए, विंडो का हवा का जो है कि डायरेक्शन को देखते हुए और असेंबली पॉइंट पे, नियरेस्ट असेंबली पॉइंट पे चले जाएं। वो ये नहीं सोचेगा कि सभी वर्कर वहां पे खड़ा होकर वीडियो बनाने लगे, या फिर एक वर्कर जो है कि दूसरे वर्कर को खींचने लगे, या फिर जो है कि दूर से जाके खड़ा होने लगे। ऐसा तो एक्सपेक्ट करेगा नहीं। वो एक्सपेक्ट करेगा कि सभी लोग नियरेस्ट असेंबली पॉइंट पे हों, क्लियर है, जहां से वो सेफ दूरी पे हों। लेकिन वो ऐसा कब होगा? तो यही बोल रहा है कि इमरजेंसी प्रोसीजर को प्रैक्टिस करना पड़ेगा। जब तक हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो लोगों से जो हम उपेक्षा कर रहे हैं, यानी कि जो भी हमारे कर्मचारी हैं, उसको हम अचीव नहीं कर सकते, क्लियर है ना। तो देखिए दिया हुआ है, इन दिस वे पीपुल रिस्पॉन्स बिकम ऑटोमेटिक। इस तरह से लोगों का रिस्पॉन्स जो है क्या हो जाता है, ऑटोमेटिक हो जाता है, क्लियर है ना। लोगों का रिस्पॉन्स जो है ऑटोमेटिक हो जाता है जब प्रैक्टिस करते हैं। तो जैसे मान के चलिए कि आप जब बाइक चला रहे होंगे, आपका दोस्त पीछे बैठ करके, और बाइक जो है कि क्या कर रहा होगा, आपको बता रहा होगा कि यहाँ पे ब्रेक दाबना है, यहाँ से मुड़ना है, यहाँ से आपको एक्सीलरेटर लेना है, यहाँ से गियर जो है कि चेंज करना है, आगे मोड़ आ रहा है, गाड़ी आ रहा है, तमाम बातें होती होंगी, और आप जो है कि गाड़ी चलाना सीखते होंगे। जब आपने 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना और काफ़ी दिन जब आपने गाड़ी चला लिया, उसके बाद से जो है कि आप फ़ोन से बात करते रहते हैं, और गाड़ी कब जो है कि गियर दब जाता है और कब कम हो जाता है, कब ब्रेक लग जाता है, आपको मालूम नहीं चलता है। अब आपका रिस्पॉन्स जो है कि उसको प्रैक्टिसाइज करते 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 जो है कि क्या हो गया है, ऑटोमेटिक हो गया है। अब वही पहले दिन आप किसी ऐसे इंसान से नहीं मिल सकते हैं कि जो कान में मोबाइल लगा करके कान के पास और बाइक चलाना सीख रहा हो, नहीं। उसको लगेगा कि हमारा अटेंशन जो है कि क्या हो रहा है, डाइवर्ट हो रहा है और डिस्ट्रैक्ट हो रहा हूं मैं, क्लियर ना। चाहे वो 4 व्हीलर की बात हो या फिर 2 व्हीलर की बात हो, क्लियर ना। तो इस तरह से अगर हम इमरजेंसी प्रोसीजर को प्रैक्टिस करेंगे तो हमारा रिस्पॉन्स जो है कि ऑटोमेटिक हो जाएगा, और जो है कि लोग वैसा ही एक्शन लेंगे या उस एक्शन से परिचित रहेंगे जो उनको लेना है। हमने सिर्फ उनको बता दिया, ट्रेनिंग दे दिया, लेकिन प्रैक्टिस नहीं करवाया, तो हो सकता है कि इसमें से कुछ लोग करें और कुछ लोग न करें, ठीक है। देखिए दिया हुआ है, फॉर एग्जाम्पल, फायर एक्सकवेशन ड्रिल शुड बी कंडक्टेड रूटीनली इन ऑल वर्क प्लेस। बोल रहा है कि फायर इवैक्यूएशन ड्रिल जो है कि रूटीनली, नियमित तौर पे जो है कि सभी ऑर्गेनाइजेशन में होनी चाहिए। कि फायर एक ऐसा जो है कि फोर्सेबल इमरजेंसी है, एक संभावित दुर्घटना है, आपातकाल की ऐसी संभावित घटना है जो कहीं पे भी हो सकती है, इवन घर में भी हो सकता है, क्लियर है ना, और होता भी है। उसके बाद से देखिए दिया हुआ है कि एंड मल्टीपल कैजुअलिटी एक्सीडेंट एक्सरसाइज शुड बी प्रैक्टिसाइज्ड इफ दे आर फोर्सेबल इवेंट्स। बोल रहा है कि और मल्टीपल कैजुअलिटी एक्सीडेंट को भी जो है कि अभ्यास करना चाहिए, एक्सरसाइज किया जाना चाहिए, अगर जो है कि ये फोर्सेबल इवेंट में है, अगर जो है कि ऐसे इवेंट्स में है, संभावित दुर्घटना में है, तो आप जो है कि मल्टीपल कैजुअलिटी एक्सीडेंट का भी एक्सरसाइज कर सकते हैं। नहीं तो फायर तो एक ऐसा जो है कि फोर्सेबल इमरजेंसी है जिसका प्रैक्टिस जो है कि प्रत्येक ऑर्गेनाइजेशन को, चाहे छोटा हो बड़ा हो, उसको करना चाहिए, क्लियर है। तो आई थिंक आपने जरूर समझा होगा कि ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग का जो है कि क्या रोल है, क्लियर है। आगे अब हम लोग देखेंगे फर्स्ट एड, और ये फर्स्ट एड कंप्लीट करने के बाद जो है कि हम लोग इमरजेंसी प्रोसीजर और फर्स्ट एड दोनों के क्वेश्चन जो प्रीवियस ओपन बुक एग्जामिनेशन में आए हैं उसको हम लोग देखेंगे। तो देखिए दिया हुआ है फर्स्ट एड। फर्स्ट एड का मतलब क्या होता है, प्राथमिक उपचार, क्लियर है। देखिए दिया हुआ है, द बेसिक रोल ऑफ फर्स्ट एडर इज टू कीप द इंजर्ड कैजुअलिटी अलाइव अंटिल प्रोफेशनल मेडिकल असिस्टेंस कैन टेक ओवर। बोल रहा है कि जो बेसिक रोल है फर्स्ट एडर का, प्राथमिक उपचारकर्ता का जो मुख्य रोल है, जो उसकी जो अहम भूमिका है वो ये है, अहम जो उसका रोल है वो यह है कि जो इंजर्ड पर्सन है, जो इंजर्ड कैजुअलिटी है, उसको तब तक जिंदा रखे, तब तक जो है कि जब तक उसको जो है कि प्रोफेशनल मेडिकल सहायता जो है कि न मिल जाए। फर्स्ट एडर का जो मुख्य रोल है वो यह है कि वह इंजर्ड व्यक्ति को, जिसको चोट लगा है, जिसको एक्सीडेंट हुआ है, उसको तब तक जिंदा रखे जब तक जो है कि प्रोफेशनल मेडिकल असिस्टेंस, यानी कि प्रोफेशनल मेडिकल सहायता उसको जो है कि क्या हो जाए, न जो है कि मिल जाए, क्लियर है। इसको जो है कि दिस इज सम टाइम रेफर टू एज 3P। इसको जो है कि कई बार 3P के रूप में जो है कि रेफर किया जाता है। पहला है प्रिजर्व लाइफ, ठीक है ना, यानी कि लाइफ का जो है कि रक्षा करना, प्रिवेंट डेटोरेशन, लाइफ का जो दर है उसको जो है क्या करना, उसको घटने से रोकना,
प्रमोट रिकवरी, रिकवरी को जो है कि बढ़ावा देना है, क्लियर है ना। जो भी यानी किसी, जैसे हम लोग बोलते हैं कि आईवीएस, किसी को चोट लगता है तो किसी का तबीयत खराब रहता है तो कि आईवीएसयू स्पीडी रिकवरी ऐसा बोलते हैं। तो स्पीडी रिकवरी यानी कि जो भी आपका नुकसान हुआ है तबीयत खराब होने की वजह से, जो हेल्थ में आपको दिक्कत आई है या फिर जो है कि आपके और भी जो दिक्कतें आई हैं वो तुरंत जो है क्या हो, वो रिकवर हो, क्लियर है। तो प्रिजर्व लाइफ, प्रिवेंट डेटोरेशन और जो है कि प्रमोट रिकवरी, क्लियर है। आगे हम लोग चलेंगे और आगे हम लोग जानेंगे फर्स्ट एड इक्विपमेंट्स के बारे में, क्लियर है। तो देखिए दिया हुआ है, इन ए लार्जर वर्क प्लेस मल्टीपल फर्स्ट एड किट बिलो मेंशन्ड मेडिकल यूटिलिटी शुड बी पोजीशन्ड एट वेरियस लोकेशन। बोल रहा है कि अगर कोई लार्जर वर्क प्लेस है तो वहाँ पे फर्स्ट एड किट जो है कि और ये जो बताया गया जो है कि मेडिकल यूटिलिटीज हैं ये अलग अलग लोकेशन पे जो है कि होने चाहिए, क्लियर है ना। अब जैसे मान चलिए आप रिफाइनरी वगैरह देखते होंगे कितनी बड़ी बड़ी जो है कि होती हैं, एक रिफाइनरी जो है कि 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर में भी फैली हुई हैं जो है कि। तो अब ऐसा नहीं है कि वो 5 किलोमीटर में उसका काम चल रहा है या 1 किलोमीटर में ही चल रहा है तो वहाँ पे एक फर्स्ट एड जो है कि बॉक्स रख दे, ऐसा नहीं होना चाहिए। अलग अलग लोकेशन पे जो है कि ये होना चाहिए, क्लियर है। तो देखिए दिया हुआ है इसमें क्या क्या है फर्स्ट एड इक्विपमेंट, आई वॉश स्टेशन है, इमरजेंसी शावर है, अभी इसको जो है कि हम लोग इसके फोटो के साथ देखेंगे, ब्लैंकेट्स हैं, स्प्लिंट्स हैं, रेस्क्यूशन इक्विपमेंट्स हैं, स्ट्रेचर्स हैं, व्हील चेयर्स हैं और अदर इक्विपमेंट्स हैं जिसकी आवश्यकता होती है, क्लियर है। तो आगे देखते हैं हम लोग, जैसे देखिए ये जो है कि है हम लोग का आई वॉश स्टेशन, क्लियर ना। अब ये आई वॉश स्टेशन है, अलग अलग तरीकों से जो है कि जैसे ये है या फिर ये है, ये सभी जो है कि आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। ये है यानी कि अगर आपके आंखों में, किसी वर्कर के आंखों में कोई चीज पड़ जाता है तो वो बिना इसको हाथ से जो है कि आंखों को प्रेस किए हुए इसका जो है कि सहायता ले सकता है, क्लियर है ना। इससे क्या होगा कि वो किसी की आंखों में कोई चीज गिर जा रही है तो अगर उसको डॉक्टर के पास हम लेके जा रहे हैं उसके पहले अगर वो धुल ले रहा है थोड़ा पानी से तो हो सकता है कि जो सेवरिटी या जो कॉन्सिक्वेंसेस हो उससे जो है कि वो कम हो, क्लियर ना। यानी कि जहां उसको 100% जो नुकसान अभी हुआ है उसने ऐसा किया है तो 20% या 30% ही हुआ, क्लियर है। नेक्स्ट है इमरजेंसी शावर एंड आई वॉश स्टेशन, इमरजेंसी शावर भी है और आई वॉश स्टेशन भी है। कई जगह आप रिफाइनरी वगैरह हम देखे होंगे ऐसा जो है कि आपको देखने के लिए मिलता है, ये तो आप लोग के लिए नॉर्मल है। फर्स्ट एड ब्लैंकेट है, आप देख सकते हैं। उसके बाद से देखिए स्प्लिंट्स है जिसको बोला जाता है खपच्चिया, जैसे कि अगर मान लीजिए किसी का पैर टूट जा रहा है, हाथ टूट जा रहा है, उंगली टूट जा रहा है तो इसके सहायता से जो है कि क्या कर सकते हैं आप उसको जो है कि उसको दर्द कम हो या फिर उसको ले जाने में कहीं आसानी हो, इसका आप मदद जो है कि ले सकते हैं। नेक्स्ट है रेस्क्यूशन इक्विपमेंट्स, तो देखिए दिया हुआ है पुनर्जीवन उपकरण है ये, इसका प्रयोग जो है कि किया जाता है जब भी जो है कि मान चलिए किसी को इलेक्ट्रिक शॉक लग गया वर्क प्लेस पे, तब जो है कि इसका प्रयोग जो है कि हम लोग करते हैं। स्ट्रेचर्स हैं अलग अलग तरीकों के, आप देख सकते हैं यहाँ पे दिखाया है कि अगर आपके पास स्ट्रेचर नहीं है तो आप कपड़े को खोल करके, टी शर्ट पहना है आपने तो कैसे जो है कि आप क्या कर सकते हैं कि स्ट्रेचर का निर्माण कर सकते हैं। उसके बाद से देखिए ये व्हील चेयर है, सभी लोग इससे परिचित ही हैं। नेक्स्ट जो है कि हम लोग इसमें देखेंगे कि फैक्टर टू बी कंसीडर व्हेन प्रोवाइडिंग फर्स्ट एड प्रोविजन इन ए वर्क प्लेस। बोल रहा है कि जब कभी भी, इससे जो है कि बहुत सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं आपके प्रीवियस ओबी में कि किन किन फैक्टर को कंसीडर किया जाना चाहिए जब भी जो है कि आप वर्क प्लेस पे एक फर्स्ट एड का जो है कि फर्स्ट एड प्रोविजन का यानी कि प्राथमिक उपचार का प्रावधान के बारे में जब आप सोच रहे हैं या डिसाइड कर रहे हैं कि यहाँ पे हमको फर्स्ट एड प्रोविजन लाना है, फर्स्ट एड का जो है कि सिस्टम लागू करना है, तो वहां पे जो है कि आपको किन किन फैक्टर्स को ध्यान देना है। जैसे मान लीजिए आप गए किसी वर्क प्लेस पे और आपने देखा कि जो भी फर्स्ट एड अरेंजमेंट्स हैं यहाँ पे जो है कि सही नहीं है, तो आप किन चीजों को देखते हुए डिसाइड करेंगे कि सही है कि नहीं है। या फिर अगर आप कहीं गए वर्क प्लेस पे और आपको देखने को मिला कि यहाँ फर्स्ट एड है ही नहीं, तो जब आप डिसाइड कर रहे होंगे कि यहाँ पे फर्स्ट एड अरेंजमेंट्स होंगे तो किन बातों का ध्यान रखेंगे, क्लियर है ना। इससे बहुत सारे क्वेश्चन जो है कि प्रीवियस ओपन बुक में आए हुए हैं। पहला देखिए दिया हुआ है नेचर ऑफ वर्क, काम का नेचर जो है कि कैसा है, क्लियर है ना। नेचर ऑफ द वर्क, काम का नेचर कैसा है। नेक्स्ट है नंबर ऑफ फर्स्ट एडर बेस्ड ऑन नंबर ऑफ एम्प्लॉय। बोल रहा है कि नंबर ऑफ फर्स्ट एडर नंबर ऑफ एम्प्लॉइयों के बेस पे होने चाहिए, यानी कि 50 पे एक आदमी होने चाहिए। ये जो है कि इसके लिए हम जो वहाँ का लीगल कंप्लायंस है उसको फॉलो करेंगे, जो भी कानूनी वहाँ पे नियम है स्टेट गवर्नमेंट का, नेशनल गवर्नमेंट का, सॉरी सेंट्रल गवर्नमेंट का,
तो उसको जो है कि आप जो है कि फॉलो करेंगे। क्लियर है ना। गवर्नमेंट में आप देख जो भी लॉ है उसमें आप देख सकते हैं कि 50 आदमी पे एक फर्स्ट एड रखने के लिए बोला गया है हमारे इंडस्ट्री में, या 100 पे रखा गया है, उसको आप फॉलो करेंगे। ये सबसे बेस्ट जो है कि तरीका होता है, क्योंकि जब भी आप फर्स्ट एड की व्यवस्था दे ही रहे हैं तो आप देखेंगे कि जो भी लीगल कंप्लायंस है वो भी इसमें फुलफिल हो जाए, उसको क्यों छोड़ना है। तो पहला नेचर ऑफ वर्क, काम का नेचर कैसा है। दूसरा नंबर ऑफ फर्स्ट एडर बेस्ड ऑन नंबर ऑफ एम्प्लॉय। नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क फोर्स। बोल रहा है कि मोर डिस्ट्रीब्यूशन मोर सेंटर। मान लीजिए कि 50 लोग हैं और एक ही जगह पे काम कर रहे हैं, तो वहां पे आप एक भी फर्स्ट एड बॉक्स रख रहे हैं तो ठीक है, लेकिन वही 50 लोग जो है कि अलग अलग एरिया में काम कर रहे हैं 10-10 करके 5 जगह पे, तो आपको जो है कि वहां पे 5 फर्स्ट एड की व्यवस्था जो है कि करनी पड़ेगी। क्लियर है ना। मोर डिस्ट्रीब्यूशन मोर सेंटर्स। नेक्स्ट है प्रॉक्सिमिटी टू हॉस्पिटल। हॉस्पिटल से निकटता कितनी है, हॉस्पिटल वगैरह जो है वो जो है कि निकट कितना है। क्लियर है ना। जैसे मान के चलिए कि अभी जो है अगर आप मान लीजिए कि आप भाटपरानी में हैं और भाटपरानी से मतलब भाटपरानी का लोकेशन तो कुछ लोगों को मालूम होगा, कुछ लोगों को नहीं होगा। तो भाटपरानी से जो है कि आप जहाँ पे आपका काम हो रहा है वहां से हॉस्पिटल की दूरी जो है कि सिर्फ 5 मिनट में है, या फिर आप 10 मिनट में पहुंच सकते हैं। तो आपको बहुत अच्छे भी अगर आप फर्स्ट एड की व्यवस्था नहीं रखते हैं अपने वर्क प्लेस पे, तो अगर किसी को चोट लगता है तो आप तुरंत हॉस्पिटल में उसको लेके जा सकते हैं। लेकिन वहीं भाटपरानी से जो है कि आप हैं 50 किलोमीटर दूर और आसपास वहां पे और कोई हॉस्पिटल नहीं है, तो आपको फर्स्ट एड का अरेंजमेंट्स जो है कि थोड़ा पुख्ता रखना पड़ेगा। जैसे जब मैं जो है कि प्रीवियस में दास आइलैंड पे मैंने काम किया आबू धाबी में, तो दास आइलैंड पे जो है कि जो भी थोड़े अरेंजमेंट्स होने चाहिए हेल्थ एंड सेफ्टी को लेकर के, या फिर किसी भी आइलैंड पे आप जाएंगे तो थोड़े बहुत व्यवस्था जो है कि आपको दी गई रहती है अच्छी खासी। क्यों? क्योंकि अगर ऐसा कुछ अरेंजमेंट्स दिक्कत हो जाता है तो उसको वहीं पे निपटाया जा सके, नहीं तो अब आपको फिर जो है कि हेलीकॉप्टर से लेके जाना पड़ेगा आपका दवा कराने जो है, या फिर जो है कि आपको शिप से लेकर के जाना पड़ेगा, तो बहुत और खर्चे हो जाएंगे। क्लियर है ना। तो निकटता कितनी है हॉस्पिटल से जो है कि ये भी जो है कि डिसाइड करना पड़ेगा। क्लियर है। ये भी देखना पड़ेगा। अगर हॉस्पिटल पास में ही है तो आप एकदम पास में ही जो है कि उसको लेके जा सकते हैं। क्लियर है ना। जैसे मान के चलिए कि अभी आप देखते होंगे बहुत सारे हम लोग के यहाँ मेडिकल कॉलेजेस बन रहे हैं। अब मेडिकल कॉलेज का जो प्रोजेक्ट चल रहा है ऑलरेडी वहाँ सरकारी हॉस्पिटल है, तो अब एकदम वो उसी कैंपस में ही बन रहा है। अगर उनके पास फर्स्ट एड अरेंजमेंट बहुत अच्छी नहीं है, जैसे ही चोट लगा तुरंत उस वर्कर को हॉस्पिटल में पहुंचा देते हैं। क्लियर है ना। तो हॉस्पिटल से निकटता कितनी है, ऐसा हर जगह पॉसिबल नहीं है कि हॉस्पिटल के अंदर ही प्रोजेक्ट चल रहा हो, लेकिन यहां कहने का मतलब ये है कि उसकी निकटता कितनी है, ये भी आप जो है कि डिसाइड करेंगे। क्लियर है ना। नेक्स्ट है एक्सीडेंट रिकॉर्ड्स एंड टाइप। एक्सीडेंट रिकॉर्ड उनका जो है कि प्रीवियस आप देखेंगे, द साइज एंड कंटेंट्स ऑफ सेंटर्स कैन बी एडजस्टेड एज पर नंबर एंड टाइप ऑफ एक्सीडेंट। बोल रहा है कि आप देखेंगे कि एक्सीडेंट कितने हो रहे हैं और उनका टाइप क्या है, उसके हिसाब से भी आप फर्स्ट एडर अरेंजमेंट्स जो है कि फर्स्ट एड अरेंजमेंट जो है कि करेंगे। ट्रेनिंग फर्स्ट एडर फॉर क्रिटिकल इंजरी एंड डिसेबल्ड पर्सन, जो है कि फर्स्ट एडर के लिए जो है कि ट्रेनिंग का आप अरेंजमेंट्स देखेंगे। जो भी क्रिटिकल इंजरी है या फिर अगर कोई डिसेबल्ड पर्सन है तो उसको आप फर्स्ट एड कैसे देखेंगे, कैसे देंगे, इसको भी जो है कि कंसीडर किया जाना चाहिए। जियोग्राफिकल लोकेशन ऑफ द वर्क प्लेस, जियोग्राफिकल लोकेशन क्या है वर्क प्लेस का, ये भी आप देखेंगे। स्प्रेड ऑफ द वर्क प्लेस, क्लियर है, वर्क प्लेस जो है कि कितना फैला हुआ है। प्रेजेंस ऑफ वल्नरेबल पर्सन, वल्नरेबल पर्सन कितने हैं, प्रेग्नेंट वुमेन कितने हैं, डिसेबल्ड वर्कर कितने हैं, चाइल्ड कोई यंग वर्कर कितना है, ये सारी चीजों को आप देखेंगे। नंबर्स ऑफ वर्कर ऑन साइट, कितने व्यक्ति साइट पे हैं, शिफ्ट पैटर्न क्या है, ये भी आपको डिसाइड करना है। अगर मान के चलिए कि 3 शिफ्ट में काम हो रहा है, 2 शिफ्ट में हो रहा है, या 1 शिफ्ट में काम हो रहा है। अगर 2 शिफ्ट में काम हो रहा है डे और नाइट में, और अगर 5 फर्स्ट एडर हैं और पांचों को जो है कि क्या कर दिया, उसके सुपरवाइजर ने डे शिफ्ट में बुला लिया, या शिफ्ट इंचार्ज ने डे शिफ्ट में बुला लिया, तो रात में अगर इंजरी होगी तो उसको कौन जो है कि टैकल करेगा। तो इसके लिए जो है कि शिफ्ट पैटर्न को भी कंसीडर करना है। नीडेड टू बी प्रोवाइडेड फर्स्ट एड कवर ड्यूरिंग अब्सेंस ऑफ, बोल रहा है कि अगर जो भी हमारे फर्स्ट एडर हैं अगर वो जो है कि क्या है हॉलीडे पे हैं या अब्सेंस हैं, बीमार हैं, तो उनके अब्सेंस में, उनकी छुट्टी में जो है कि कौन फर्स्ट एड प्रदान करेगा, ये चीजें जो है कि कंसीडर करनी चाहिए। क्लियर है। आई थिंक कि आपको समझ में आया होगा। ये हम लोग का मेन मुख्य हेडिंग ये था कि जब भी आप फर्स्ट एड अरेंजमेंट्स डिसाइड कर रहे हैं तो आप किन किन बातों का ध्यान रखेंगे। आगे हम लोग चलते हैं और आगे हम लोग देखेंगे, देखिए दिया हुआ है सेलेक्टिंग स्टाफ टू बी फर्स्ट एडर, कि अगर आप किसी भी
वर्कर को चूज कर रहे हैं फर्स्ट एडर के लिए, फर्स्ट एडर के रोल के लिए, तो आप किन किन बातों का ध्यान रखेंगे, या फिर किसी भी स्टाफ को आप जो है कि फर्स्ट एडर का रोल दे रहे हैं तो किन किन बातों का ध्यान रखेंगे, ठीक है, यानी कि उसमें क्या क्वालिटी आप देखेंगे। रिलायबल, काम, गुड कम्युनिकेशन स्किल, वो जो है कि विश्वसनीय होना चाहिए, रिलायबल होना चाहिए, काम यानी कि शांत होना चाहिए और उसके पास अच्छा कम्युनिकेशन स्किल होना चाहिए। अवेयर ऑफ ओन लिमिटेशन एंड ऑफ द ट्रेनिंग, वह जो है कि खुद का जो उसका लिमिटेशन है, खुद की उसकी जो सीमाएं हैं उससे, और जो उसकी ट्रेनिंग की सीमा हो उससे जो है कि वो जागरूक होना चाहिए, उसको मालूम होना चाहिए, अवेयर होना चाहिए। क्लियर है ना? ऐसा नहीं कि अब उसको फर्स्ट एड का ट्रेनिंग दे दिया गया, अब वो साइड पे ऑपरेशन करने लगे, जो है कि किसी को चोट लग गया, मान लीजिए सरिया घुस गया अंदर, अब वो खींच के निकालने लगे कि नहीं इसको निकाल देंगे तो जो है कि इसको दर्द कम होगा। क्लियर ना? ऐसा हो जाता है कई बार साइड पे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। उसको मालूम होना चाहिए कि इस ट्रेनिंग की लिमिटेशन क्या है, इसकी सीमाएं क्या है, हमारा क्या रोल है, कितना हम कर सकते हैं और कितना हम नहीं कर सकते हैं, दोनों चीजें उसको मालूम होना चाहिए। क्लियर है? एबिलिटी टू एब्जॉर्ब न्यू नॉलेज एंड लर्न, बोल रहा है कि उसके अंदर ये योग्यता होनी चाहिए कि जो भी नई जानकारियां हैं उसको एब्जॉर्ब कर सके, उसको आत्मसात कर सके और नई जानकारियों को सीख सके। एबिलिटी टू कोप विथ स्ट्रेसफुल सिचुएशन, जो भी तनावपूर्ण स्थितियां हैं उनसे जो है कि कोप करने के लिए, यानी कि उनसे लड़ने के लिए सक्षम होना चाहिए। क्लियर है? ऐसा नहीं कि साइड पे एक्सीडेंट हुआ वो डर के खुद ही जो है कि भाग जाए, या फिर जो है कि वहां से हट जाए कि नहीं हट जाते हैं, मेरा नाम नहीं आएगा इसमें, ऐसा नहीं होना चाहिए फर्स्ट एडर। एबल टू एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी जिम्मेदारियों को एक्सेप्ट करने योग्य होना चाहिए। फिजिकली फिट इनफ होना चाहिए। क्लियर है ना? वो फिजिकली फिट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई व्यक्ति व्हील चेयर पे है उसी को आपने फर्स्ट एडर बना दिया, तो ये जो है कि सही नहीं होना चाहिए। कोई व्यक्ति इतना मोटा है कि ऊंचाई पे चढ़ नहीं सकता है, उसको आपने फर्स्ट एडर बना दिया, तो ऐसा भी जो है कि नहीं होना चाहिए। कंसिडरेशन ऑफ द नीड फॉर फर्स्ट एडर कंसिडरिंग जेंडर इथेनिसिटी एंड रिलीजियस कन्विक्शन, बोल रहा है कि जेंडर को ध्यान में रखते हुए, जातीयता को ध्यान में रखते हुए, जो भी रिलीजियस कन्विक्शन है, जो भी धार्मिक जो भी कन्विक्शंस है उसको ध्यान में रखते हुए भी फर्स्ट एडर का जो है कि क्या करना चाहिए, हमको सिलेक्शन करना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि जहाँ पे बहुत सारी फीमेल हैं वहाँ पे आपको फीमेल जो है कि फर्स्ट एडर प्रदान करनी चाहिए, या फिर जो है कि अगर 5 ही हैं फीमेल तो भी आप उसमें से 2 को फर्स्ट एडर बना सकते हैं, 1 को फर्स्ट एडर बना सकते हैं। क्लियर है? तो ये सारी चीजें जो है कि आप कंसीडर करेंगे। मस्ट बी एबल टू रिलीज फ्रॉम नॉर्मल ड्यूटी टू अटेंड एन एक्सीडेंट, बोल रहा है कि जो फर्स्ट एडर होना चाहिए वो ऐसा होना चाहिए, उसका नॉर्मल ड्यूटी ऐसा होना चाहिए जो कि इंसिडेंट या इमरजेंसी सिचुएशन उत्पन्न होने पे तुरंत उसको जो है कि टैकल कर सके, अपने नॉर्मल ड्यूटी से वो छूट सके। क्लियर है? ऐसा नहीं कि मान लीजिए आपने बना दिया क्रेन ऑपरेटर को जो है कि फर्स्ट एडर, और क्रेन ऑपरेटर जो है कि जब नीचे एक्सीडेंट हो गया, वो बैठा है जो है कि 80 फीट हाइट पे, क्रेन ऑपरेट कर रहा है और लोड को उठाया हुआ है, और लोड को हवा में छोड़ के तो फिर आएगा नहीं, फिर वो लोड को रखेगा जहां रखना है, फिर जो है कि वहां से आएगा, तब तक आधा घंटा लग जाएगा जो है कि, तो ऐसा व्यक्ति को फर्स्ट एडर आपको जो है क्या करना है, नहीं बनाना है। क्लियर है? नेक्स्ट हम लोग इसमें देखेंगे 3.8 में जो है कि जो भी क्वेश्चंस आए हुए हैं उसको, तो देखिए दिया हुआ है, ये प्रीवियस क्वेश्चंस हैं ओबी के जो आए हुए हैं। यू आर आस्क्ड टू रिव्यू फर्स्ट एड अरेंजमेंट एट द रिमूवल कंपनी, बोल रहा है कि एक रिमूवल कंपनी है, उसमें आपको फर्स्ट एड अरेंजमेंट्स को रिव्यू करने के लिए बोला गया है। What would you consider in your review to determine if first aid provision is realistic and proportionate at the warehouse? बोल रहा है कि कौन से क्या क्या चीजों को आप जो है कि ध्यान देंगे ये डिटरमाइन करने के लिए, निश्चित करने के लिए कि वेयर हाउस में जो है कि जो फर्स्ट एड अरेंजमेंट्स है वो रियलिस्टिक है और उसके जो है कि समानुपात में है। तो अभी जो है कि जो हम लोगों ने पढ़ा था, अभी हम लोगों ने ये जो टॉपिक्स पढ़े थे, यही टॉपिक जो है कि हम लोग उसमें क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे। क्लियर है? नेक्स्ट जो है कि देखिए दिया हुआ है कि व्हाट एडिशनल कंसिडरेशन वुड यू बी इन योर रिव्यू टू डिटरमाइन इफ फर्स्ट एड प्रोविजन इज रियलिस्टिक एंड प्रोपोर्शनेट फॉर ड्राइवर एंड पोर्टर्स इन्वॉल्व इन द रिमोट रिमूवल कंपनी। यही सेम क्वेश्चंस है। नेक्स्ट जो है कि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन 3.8 का, जो कि इमरजेंसी प्रोसीजर से संबंधित है। क्लियर है ना? इमरजेंसी प्रोसीजर इन प्रैक्टिस बेस्ड ऑन द सिनेरियो ओनली, कमेंट ऑन द व्हाट वर्क विल विद इन द मैनेजमेंट ऑफ द इमरजेंसी। एक इमरजेंसी हुआ है, एक आपातकाल की घटना हुई है, कोई एक्सीडेंट हुआ है सिनेरियो में, और वहां पे पूछ रहा है कि सिनेरियो के आधार पे बताइए कि इमरजेंसी को मैनेज करने में क्या चीजें अच्छी गई हैं, वो आपको बताना है।
यानी कि जब भी इमरजेंसी हो गया तो तुरंत जो है कि उसको फर्स्ट एड प्रदान किया गया, इमरजेंसी सर्विसेज को कांटेक्ट किया गया, वहाँ पे उसको जो है कि और जो व्यवस्थाएं दी जानी चाहिए थी दी गई। क्लियर है ना। तो ये जो है कि एरिया को बैरिकेड किया गया ताकि दूसरा कोई उससे इंजर्ड ना हो सके। तो ये सारे पॉइंट्स इसमें हैं। इन द इवेंट ऑफ मैनेजर इज बीइंग ऑफ वर्क, व्हाट अरेंजमेंट्स वुड यू इनेबल अदर वर्कर टू मैनेज इस सिमिलर इमरजेंसी। ये क्वेश्चन लगता है 2-3 महीना पहले ही आया था। बोल रहा है कि अगर जो है कि मैनेजर छुट्टी पे है, ऑफ वर्क पे है, तो क्या आप मैनेज करेंगे जिससे कोई अदर वर्कर जो है कि किसी इमरजेंसी को मैनेज कर सके। क्लियर है ना। कैसा जो है कि आप अरेंजमेंट्स करेंगे को कोई और वर्कर जो है कि उसको मैनेज कर सके। तो उसमें है कि आप उसको नॉमिनेट करेंगे कि कौन वर्कर मैनेजर के अब्सेंस में इस रोल को निभाएगा। आप उसकी पहचान करेंगे, उसको पहचान करने से पहले उन सारी चीज़ों को ध्यान देंगे। उसके बाद से है कि नॉमिनेट आपने कर लिया, उसके बाद से उसको ट्रेनिंग देंगे, जो है कि उसको एक बार प्रैक्टिसाइज करेंगे कि कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। क्लियर है ना। तो ये भी जो है कि आप देख सकते हैं। वाई डू इमरजेंसी प्रोसीजर नीड टू बी डेवलपेड। बोल रहा है, क्वेश्चन है कि इमरजेंसी प्रोसीजर को जो है कि क्यों डेवलप किया जाना चाहिए। तो ये हम लोगों ने सबसे स्टार्टिंग में ही पढ़ा कि सभी कंट्रोल मेजर्स लगाने के बाद भी चीजें ऑर्गेनाइजेशन में गलत हो जाती हैं, और उससे निपटने के लिए हमारे पास इमरजेंसी प्रोसीजर होने चाहिए। क्योंकि हमारे पास अगर इमरजेंसी प्रोसीजर नहीं है तो हम इनएप्रोप्रिएट या पुअर रिस्पॉन्स देंगे, और उससे जो है कि चीजें बेहतर होने के बजाय बदतर होती चली जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट कुड हैव कंट्रीब्यूटेड टू द फेल्योर ऑफ इमरजेंसी अरेंजमेंट व्हेन डीलिंग विथ रिसेंट एक्सीडेंट। बोल रहा है कि क्या जो है कि इमरजेंसी अरेंजमेंट्स में क्या चीजें जो है कि उसके फेलियर को बढ़ावा दी हैं जब जो है कि रिसेंट एक्सीडेंट को डील किया जा रहा था, जो हाल ही में एक्सीडेंट हुआ है उसको डील किया जा रहा था। तो ये भी आपको समझ में आएगा जब आप सिनारियो को जो है कि देखेंगे। बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं कि जब तक सिनारियो ना हो आप उसको जो है कि क्या कर सकते हैं, उसको रिलेट नहीं कर पाएंगे। क्लियर है ना। लेकिन कुछ ऐसे हैं जिसको आप रिलेट कर सकते हैं। अगर आपके पास सिनारियो नहीं है, निवोस आईसी का बुक नहीं है, तो आप हमको जो है कि इसमें लास्ट में नंबर है वीडियो में, तो आप उस नंबर पे अगर व्हाट्सअप करते हैं तो आपको जो है कि सिनारियो और बुक जो है कि उपलब्ध करा दी जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि व्हाट आर द पॉजिटिव पॉइंट अबाउट फायर एंड सेफ्टी अरेंजमेंट एट द कार शोरूम। बोल रहा है कि पॉजिटिव पॉइंट्स जो है कि क्या थे फायर एंड सेफ्टी के लिए। क्लियर है ना। देखिए दिया हुआ है, व्हाट आर द पॉजिटिव पॉइंट अबाउट फायर एंड सेफ्टी अरेंजमेंट्स एट द कार शोरूम। बोल रहा है कि कार शोरूम में फायर सेफ्टी के क्या पॉजिटिव अरेंजमेंट्स थे वो आपको बताना है। व्हाट आर द निगेटिव पॉइंट अबाउट फायर एंड सेफ्टी अरेंजमेंट एट द कार शोरूम। बोल रहा है कि उसी कार शोरूम में जो है कि फायर सेफ्टी के निगेटिव पॉइंट्स कौन थे वो भी आपको बताना है। वाई इज इट इम्पोर्टेंट टू प्रैक्टिस इमरजेंसी प्रोसीजर। इमरजेंसी प्रोसीजर को प्रैक्टिस करना क्यों जरूरी है। तो इमरजेंसी प्रोसीजर को प्रैक्टिस करना इसके लिए जरूरी है क्योंकि अगर कोई इमरजेंसी सिचुएशन हो जाती है और लोगों से हम अपेक्षा रहते हैं कि लोग यही एक्शन लेंगे, तो जब हम इमरजेंसी प्रोसीजर को प्रैक्टिस करते हैं तो लोग उस एक्शन से फेमिलियर हो जाते हैं और उनका रिस्पॉन्स जो है कि ऑटोमेटिक हो जाता है। क्लियर है ना। चीज़ों को बार बार करने से, इसके लिए इमरजेंसी प्रोसीजर को प्रैक्टिस करना जो है कि जरूरी है। क्योंकि हम देखेंगे कि लोग कहाँ गलतियाँ कर रहे हैं, फिर हम उसको सुधारेंगे, उसको अलग से स्पेशल ट्रेनिंग देंगे। क्या चीज़ें उन्हें समझ में नहीं आई उसको जो है कि क्या करेंगे, उसको उनको फिर जो है कि बताएंगे। तो ये हमको तभी मालूम चलेगा जब हम इमरजेंसी प्रोसीजर को प्रैक्टिस करेंगे। क्लियर है ना। आपको तैरने के लिए सिखाया जाए, ठीक है ना, तैरने के लिए आपको सिखा दिया जाए और आप कभी तैरे ही ना, तो कैसे मालूम चलेगा कि आप अच्छे तैराक हैं कि नहीं है। क्लियर है ना। भले आपने तैरने का ट्रेनिंग जो है कि बाहर ले लिया हो। क्लियर है। What are the possible reason for general lack of knowledge about emergency procedure across the organization। बोल रहा है कोई ऑर्गेनाइजेशन है उसमें पॉसिबल रीजन यानी कि संभावित कारण क्या हो सकते हैं कि उनको जो है कि इमरजेंसी प्रोसीजर के बारे में जो है कि साधारण जो इमरजेंसी प्रोसीजर है उसमें के ज्ञान की कमी हो। क्लियर है। तो ऐसे बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। उनको प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं दिया गया हो, ठीक है ना, अवेयरनेस न फैलाई गई हो, वर्कर जो है कि इंडक्शन ट्रेनिंग भी उनको न दी गई हो, और इमरजेंसी प्रोसीजर की ट्रेनिंग न दी गई हो, उनको जो है कि समय समय पे प्रैक्टिसाइज नहीं किया जा रहा हो इमरजेंसी प्रोसीजर। तो ये सिनारियो को देखते हुए आप उसको लिख सकते हैं। और भी बहुत सारे पॉइंट इसके हो सकते हैं। वाई इट इज इंपॉर्टेंट टू प्रैक्टिस इमरजेंसी प्रोसीजर ऑन इमरजेंसी। क्वेश्चन अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था। नेक्स्ट है देखिए कि
द अम्यूजमेंट पार्क इज हाई रिस्क इन्वायरमेंट विथ हंड्रेड्स ऑफ वर्कर एंड विजिटर्स ऑन साइट एवरी डे। बोल रहा है कि जो अम्यूजमेंट पार्क है वहां पे हाई रिस्क इन्वायरमेंट है, क्योंकि वहां पे जो है कि 100 वर्कर्स और विजिटर्स जो है कि साइट पे हमेशा रहते हैं या फिर काम करते हैं, या फिर विजिटर्स जो है कि आ रहे हैं वहां पे। ये जो है कि सिनेरियो में दिखाया गया है कि एक पार्क है जहां पे कुछ वर्कर काम कर रहे हैं और कुछ विजिटर्स डेली आ रहे हैं और देख करके जो है कि पार्क में घूम करके जा रहे हैं। क्वेश्चन अब यहां से शुरू होता है, हाउ कुड द इमरजेंसी प्रोसीजर बी इम्प्रूव एट द पार्क। कैसे इमरजेंसी प्रोसीजर को इम्प्रूव किया सकता है? तो इमरजेंसी प्रोसीजर को इम्प्रूव करने के लिए फोर्सेबल क्या इमरजेंसी हो सकती है, उसका जो है कि हम लोग पहले आइडेंटिफाई करेंगे, ट्रेनिंग देंगे, लिस्ट बनाएंगे, नॉमिनेट करेंगे लोगों को, ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग करेंगे। ये सारी चीजें जो है कि करके हम प्रोसीजर को इम्प्रूव कर सकते हैं। बेस्ड ऑन द सिनेरियो ओनली कमेंट ऑन हाउ यू एज द हेल्थ एंड सेफ्टी एडवाइजर इफेक्टिवली मैनेज इमरजेंसी। बोल रहा है कि सिनेरियो के आधार पे आपको बस बताना है, आपको कमेंट करना है कि एज ए हेल्थ एंड सेफ्टी एडवाइजर, ये एक ऐसा सिनेरियो से लिया गया है जहां पे जो निबोस जब भी कोई क्वेश्चन देता है तो आपको एक रोल देता है या फिर किसी और को कोई रोल दे रहा होता है, उससे क्वेश्चन पूछता है। तो यहाँ पे वो जो है कि हेल्थ एंड सेफ्टी एडवाइजर का रोल दिया गया है, तो पूछ रहा है कि कैसे उसने इमरजेंसी को इफेक्टिवली मैनेज किया। अभी जो है कि हम लोगों ने पहले इस क्वेश्चन देखा, उसमें पूछा था कि क्या अच्छा गया जो है कि, और इमरजेंसी को कैसे मैनेज किया। ये लगभग चीजें सेम है यहाँ पे, बस थोड़ा सा क्वेश्चन को ट्विस्ट किया गया है। क्लियर है ना? तो आई थिंक ये आपको समझ में आया होगा। अगर आपका निबोस आईजीसी से संबंधित कोई भी क्वेश्चन है या कोई भी डाउट है तो आप इस नंबर पे जो है कि मैसेज कर सकते हैं। आपकी पूरी सहायता जो है कि इसमें की जाएगी। हम लोग निबोस आईजीसी के डायरेक्ट लर्निंग पार्टनर नहीं है, लेकिन निबोस आईजीसी के प्रिपरेशन में जो है कि आपका जो एक तैयारी है उसमें जो है कि हम लोग अहम भूमिका निभा सकते हैं। आपके जो भी फ्रेंड्स हैं उनके साथ जो है कि ये वीडियो को जो है कि जरूर शेयर कीजिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जो कि रहेगा एलिमेंट 4 हेल्थ एंड सेफ्टी मॉनिटरिंग। इसमें हम लोग हेल्थ एंड सेफ्टी मॉनिटरिंग के बारे में पढ़ेंगे। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बी सेफ, बी हैप्पी, बी